Hello everyone. In this video we will learn about ECG. ECG is also known as EKG. Electrocardiogram. Electrocardiogram, it is the graphical representation of the electrical activity or electrical signals of the heart. ECG के थ्रू हम हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ग्राफ पेपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं और with the help of ECG we can detect or diagnose any heart problem of the patient or person. कभी कभी पेशेंट को अगर चेस्ट पेन है या उसकी पल्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या तो बहुत वीक थ्रेडी पल्स है या बहुत रेगुलर बाउंडिंग पल्स है, हम इजिली विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स उसका अगर रेस्पिरेशन और पल्स नहीं चेक कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ECG प्रेफर किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ ECG हम पेशेंट का हार्ट का डायग्नोसिस भी डिटेक्ट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस इंडिकेशन ऑफ ECG प्रोसीजर व्हेन द पेशेंट हैव चेस्ट पेन, और आप बोल सकते हो कि सीवियर पेन, उसके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है या फिर उसकी जो पल्स है वो फील नहीं हो पा रही है, मैनुअली हम हाथ से उसका पल्स नहीं चेक कर पा रहे हैं, बहुत वीक है या थ्रेडी है या आपको ऐसा फील हो रहा है बहुत बाउंडिंग मतलब बहुत हाई पिच की पल्स आपको फील हो रही है, उस कंडीशन में भी ECG परफॉर्म की जाती है. ECG परफॉर्म करने के लिए ECG मशीन की रिक्वायरमेंट होती है. ECG मशीन में टोटल 10 लीड्स होते हैं जिसमें से 4 लीड्स को लिम्स में लगाया जाता है और जो रेस्ट ऑफ 6 लीड्स हैं उनको चेस्ट में लगाया जाता है. जो 4 लीड्स हैं जो पेशेंट के लिम्स में लगते हैं उसमें से रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन कलर होता है, जिसमें से रेड कलर को पेशेंट के राइट हैंड में लगाया जाता है. देन येलो कलर की लीड्स को पेशेंट के लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है. देन ब्लैक कलर के लीड को पेशेंट के राइट लेग में एंड ग्रीन कलर का जो लीड होता है वो पेशेंट के लेफ्ट लेग में लगाया जाता है. उसके अलावा जो 6 लीड्स होती हैं जो चेस्ट में लगाए जाते हैं उनका नाम V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 है. V1 का जो प्लेसमेंट है वो राइट साइड में 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम में लगाया जाता है राइट साइड में. देन V2 का प्लेसमेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ V1, मतलब जहां राइट साइड में V1 को लगाया गया था 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, उसमें जस्ट इन फ्रंट ऑफ V1 वी हैव टू पुट V2. इन V1 के जस्ट सामने ही हम V2 को प्लेस करेंगे. देन V3, अब जो हमारा V4 और V2 का प्लेसमेंट होगा मतलब V2 और V4 के मिड पॉइंट में हम V3 को लगाएंगे. V4 लीड को मिड क्लेविकुलर लाइन में लगाया जाता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में. इन जस्ट स्ट्रेट लाइन, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन हमारी क्लेविकल जो बोन है उस क्लेविकल बोन का जो मिड पॉइंट है वहां से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं चेस्ट में तो और वो किस लेवल तक जाना चाहिए, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाना चाहिए, 5th स्टर्नम तक जाना चाहिए. तो वहां पे जो हमें प्लेस ऑब्टेन होगा वो V4 का प्लेसमेंट होगा. देन नेक्स्ट जो V5 है, V5 का जो प्लेसमेंट है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, हमारा जो एक्सिला है वहां से अगर हम सामने से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंटीरियर एरिया में और V4 के जस्ट स्ट्रेट V4 के कंटिन्यूएशन में और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन जहां पे ज्वाइन होगी वो V5 का प्लेसमेंट होगा. देन V6 मिड एक्सिलरी लाइन और जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ दी V5. तो ये पूरे लीड्स का प्लेसमेंट हो गया हमारी बॉडी में. विद द हेल्प ऑफ ECG हम पेशेंट के हार्ट रेट को असेस कर सकते हैं, पेशेंट की हार्ट की रिदम को भी असेस कर सकते हैं और अगर पेशेंट को कभी प्रीवियस हार्ट अटैक हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ ECG हम उसमें ग्राफ के थ्रू वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा O2 सप्लाई को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू असेस कर सकते हैं. कोई भी एबनॉर्मलिटी जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, इंडोकार्डाइटिस हो गया और जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हम ECG के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है लाइक हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, सो ये भी सारी इलेक्ट्रोलाइट का
की जितनी भी एबनॉर्मलिटी होती है वो भी हम ईसीजी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो कैल्शियम और पोटेशियम होता है वो मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैलीमिया या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो इसके मसल्स की वर्किंग में इफेक्ट होगा और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। अब ईसीजी में जो वेव बनता है, जो PQRS और T और U वेव जो बनती है, इसका अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक अगर बीट एक बार जो ईसीजी में PQRS एंड T वेव, मतलब ये तीनों मिलके एक सर्कुलेशन, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। PQRS एंड T, PQRS एंड T, ये तीनों वेव जब कंप्लीट होती है तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। P वेव जो है, दिस P वेव इज जनरेटेड, और यू कैन से दिस P वेव इज शो इफ आर्टीरियल डीपोलराइजेशन टेक प्लेस। डीपोलराइजेशन का मतलब है जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उसको सिग्नल मिला, तो वो P वेव क्या है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल होता है। और जो ईसीजी ग्राफ पेपर में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तो जो P वेव है वो 2 से 3 ब्लॉक्स में कंप्लीट होना चाहिए। तो जो इसका जो सेकंड है, ये आप बोल सकते हो सेकंड के अंदर P वेव का कंप्लीट होना है। देन P के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज QRS वेव। QRS क्या है, सेकेंड वेव है जो कि वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन में बनता है, और ये भी 2 से 3 छोटे स्मॉल ब्लॉक में कंप्लीट होता है। QRS के बाद जो नेक्स्ट वेव है दैट इज T वेव। T वेव भी 2 to 3 ब्लॉक में कंप्लीट होता है, बट T वेव इज द wave which is generated, you can say, which is shows when ventricular repolarization take place। तो सबसे पहले क्या था, P वेव था जो कि एट्रियम डीपोलराइजेशन था, मतलब एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन वाला टाइम होता है वो, जो कि 1 सेकेंड तक के लिए 0.1 सेकेंड के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए। देन सेकेंड जो है दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स, ये वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन को शो करता है। एंड लास्ट जो T वेव बनती है दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के फेज को शो करता है। एट लास्ट हम ये बोलेंगे कि जो तीनों वेव है, पूरी वेव पूरे पार्ट कंप्लीट होने में 0.8 का टाइम लगता है, 0.8 ड्यूरेशन होता है इसका, और इसमें पूरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। हमने अभी देखा कि जो PQRS एंड T वेव है, ये तीनों को 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होना है, लेकिन P वेव के बाद जब QRS वेव बनता है तो उसके बीच में एक सेगमेंट है, मतलब P से लेके R तक की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है, उसे हम PR सेगमेंट कहते हैं। और ये जो PR सेगमेंट होता है ये भी 2 से 3 ब्लॉक में कंप्लीट होना है। जो स्मॉल छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ पेपर में, उस 2 से 3 छोटे ब्लॉक में ही इस PR सेगमेंट को कंप्लीट होना होता है, जो कि नॉर्मल है। अब PR सेगमेंट क्या है, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने वेंट्रिकुलर को इनिशिएट करने के लिए जो सिग्नल दिया दैट इज PR सेगमेंट, ठीक है, मतलब इनिशिएशन वाला जो प्रोसेस है वेंट्रिकुलर के लिए वो PR सेगमेंट बनाता है। और इसका भी सेम है, ये 2 से 3 ब्लॉक में कंप्लीट होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा QRS वेव बनता है जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का होता है। अब QRS वेव के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज T वेव। T वेव बनती है, तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो ST सेगमेंट होता है। ST सेगमेंट, ये जो ST सेगमेंट है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए होता है, मतलब उसको रिपोलराइजेशन मीन्स टोटली रिलैक्स फेज के लिए होता है। ये भी 2 से 3 ब्लॉक में कंप्लीट होता है। तो टोटल हमने देखे 5 पार्ट। P वेव पहला आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, देन एट्रियल डीपोलराइजेशन, देन नेक्स्ट हमने देखा PR सेगमेंट। PR सेगमेंट क्या है, इनिशियल फेज जो कि कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकल्स के लिए। देन नेक्स्ट हमने QRS कॉम्प्लेक्स देखा। QRS कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के लिए। देन नेक्स्ट जो है दैट इज T वेव, बट T वेव के पहले ST सेगमेंट बनेगा। ST सेगमेंट
ST सेगमेंट इंडिकेट करता है कि जो मसल्स का फंक्शनिंग है, हार्ट की मसल्स में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, दैट इज ST segment. And last T wave. T wave is totally, that is completing of one cardiac cycle. Next हम डिस्कस करेंगे interpretation. How we can interpret, how we can identify the problem by watching or by see the ECG graph. So in that हम start करते हैं P wave से. अगर P wave enlarge है, ठीक है, अगर पी वेव क्या है, इनलार्ज है. जनरली पी वेव होता क्या है, जो अभी हमने देखा कि एट्रियम डीपोलराइजेशन, एट्रियम का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएशन फेज. तो जब अगर पी वेव इनलार्ज है, ये इंडिकेट करता है कि जो एट्रियम का इनलार्जमेंट मतलब एट्रियम की हाइपरट्रॉफी है. और अगर पी वेव क्या है, स्मॉल है, आप ये बोल सकते हो स्मॉल पी वेव, इट इंडिकेट्स insufficiency of atrium, insufficiency of atrium. और अगर पी वेव में टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब जिगजैग जिगजैग, प्रॉपरली पी वेव डिफाइंड नहीं है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, सो इट्स इंडिकेट एट्रियम फ्लटर. और अगर पी वेव आपको आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रही है, आप सिर्फ QRS वेव ही देख रहे हो, पी वेव बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स नॉट डिस्टिंग्विशेबल, इट इंडिकेट्स एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन. तो अगर पी वेव इनलार्ज है तो एट्रियम इनलार्जमेंट, अगर पी वेव स्मॉल है तो एट्रियम इनसफिशिएंसी, अगर पी वेव टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ऐसे जिगजैग जिगजैग है पर आपको प्रॉपरली पी वेव नहीं दिख रहा है, इट इंडिकेट्स एट्रियल फ्लटर, एट्रियम फ्लटर. और अगर पी वेव बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, ना ही आपको वो जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है, ना तो टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ना ही किसी भी फॉर्म में दिख रहा है, इट मीन्स कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन. देन हम बात करते हैं PR के बारे में. तो PR का जो PR कब जनरेट होता है, जब AV नोड से कंडक्शन पास होता है. तो PR का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज 2 to 3 स्मॉल ब्लॉक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब सेम अप्रॉक्स 0.1 सेकेंड में इस फेज को कंप्लीट होना है. तो इस फेज में अगर हमने देखा कि जो PR का जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ क्या है कि 2 से 3 ब्लॉक में से कंप्लीट होना है, और अगर ये 2 से 3 ब्लॉक से ज्यादा टाइम ले रही है कंप्लीट होने में, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग हो गया है, तो यह इंडिकेट करता है कि कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है या तो AV कंडक्शन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम पेशेंट में प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट हम देखते हैं QRS कॉम्प्लेक्स. QRS कॉम्प्लेक्स में भी जो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स है, इसे 3 ब्लॉक में कंप्लीट होना है, 3 स्मॉल ब्लॉक्स में कंप्लीट होना है. अगर हमने देखा कि Q वेव बहुत लॉन्ग है, सिर्फ Q नीचे की तरफ वो लॉन्ग है, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. और अगर हमने देखा R वेव इनलार्ज हो रही है, दैट मीन्स कि वेंट्रिकल इनलार्जमेंट, ये भी सेम है, MI की कंडीशन में होता है. देन अगर S वेव इनलार्ज है तो इट इंडिकेट्स देयर में बी चांस ऑफ एम्फाइजिमा. ओके, देन QRS के बाद नेक्स्ट जो बनता है दैट इज T वेव, लेकिन T के पहले हमारा S और T सेगमेंट बनता है. ST सेगमेंट जो है दैट इज इनिशियल फेज, रिपोलराइजेशन फेज के लिए है. अब ST सेगमेंट अगर हमने देखा कि ST सेगमेंट को जनरल प्लेन होना चाहिए, ज्यादा एलिवेशन नहीं होना चाहिए. अगर हमने देखा कि ST सेगमेंट क्या है कि ऊपर डोम शेप में एलिवेटेड है, ST सेगमेंट डोम शेप में अगर एलिवेटेड है तो देयर में बी चांसेस ऑफ MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. और अगर जो ST सेगमेंट है वो अगर कनकेव शेप में एलिवेटेड है, कनकेव मतलब उठा तो है लेकिन उस कनकेव शेप में एलिवेटेड है, सो देयर में बी चांसेस ऑफ पेरिकार्डाइटिस. एंड इफ ST सेगमेंट एलिवेशन ना हो कि डिप्रेस्ड है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, देन ऑल्सो चांस ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया. तो सबसे पहले हम फिर से रिवाइज करते हैं. अगर ST सेगमेंट एलिवेटेड है इन डोम शेप, देन मायोकार्डियल इस्चीमिया. If ST segment is elevated in concave shape, that means pericarditis. If ST segment is depressed from normal line, it indicates myocardial ischemia. And if the ST segment is too long, ST
segment is too long, so there may be chances of hypocalcemia. Just opposite, अगर long है तो hypocalcemia, और अगर ST segment का जो distance है वो short है, it indicates hypercalcemia. तो ST सेगमेंट से आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम की एबनॉर्मलिटी को, कैल्शियम के हाई या लो लेवल को हम ST सेगमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मींस लॉन्ग ST सेगमेंट दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, एंड शॉर्ट, और आप बोल सकते हो कि जितना नॉर्मल 2 to 3 ब्लॉक में कंप्लीट होना है वो एक ब्लॉक में ही कंप्लीट हो गया, दैट इज शॉर्ट ST सेगमेंट. सो इट इंडिकेट्स हाइपरकैल्सीमिया. अब ST सेगमेंट के बाद नेक्स्ट जो वेव है दैट इज T वेव. अब टी वेव टोटली रिपोलराइजेशन का फेज होता है, जिसमें वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ दिस टी वेव इज इट शुड बी कंप्लीट विद इन 3 ब्लॉक. 3 स्मॉल ब्लॉक में इसे भी कंप्लीट हो जाना है. सो टी वेव अगर इनलार्ज्ड है, बहुत हाई है, सो इट इंडिकेट हाइपरकैलीमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल ज्यादा है. और अगर जो टी वेव है वो हाई ना होके बहुत लो है, सो इट स्मॉल है, सो इट इंडिकेट हाइपोकैलीमिया. हमने ST सेगमेंट में देखा था कि वो कैल्शियम से रिलेटेड था, तो कैल्शियम में क्या है, जस्ट अपोजिट. ST सेगमेंट अगर लॉन्ग है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, और ST सेगमेंट अगर शॉर्ट है तो हाइपरकैल्सीमिया होगा. लेकिन ST के बाद हम टी वेव जब देखते हैं तो टी वेव अगर लार्ज है, बड़ी है, सो इट इंडिकेट्स हाइपरकैलीमिया, मतलब पोटेशियम ज्यादा है. और अगर टी वेव स्मॉल है सो इट इंडिकेट्स हाइपोकैलीमिया. और अगर टी वेव बिल्कुल फ्लैट है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, सो देयर मे बी चांस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट. इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई. सो दिस ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ECG. आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. इफ एनी क्वेरी इज देयर सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.